नेपाल का भारत को बड़ा झटका। अभी तक बालेन सरकार भारत के लिए दिक्कत नहीं दे रही थी, लेकिन अब बड़ी दिक्कत है। हुआ असल में ऐसा है कि जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास जो व्यापारी हैं, उन्होंने बालेन सरकार से कहा कि सरकार, हमारे इलाके के नेपाल के लिए जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी भारत के अंदर जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं क्योंकि उनको वहाँ सस्ता पड़ता है, ऐसा उनका कहना है। हमारी बिक्री होती नहीं, जबकि हम खुद नेपाल के हैं। हमारे लोग भारत जाकर सामान लेकर आते हैं। जिसके बाद बालेन सरकार ने कस्टम ड्यूटी लगा दिया और आप हैरत करेंगे कि अब कानून यह बना दिया कि 100 रुपये से ऊपर की कोई चीज़ भारत से नेपाल ले जाई जाती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। 100 रुपये के ऊपर की चीज़, भैया हर चीज़ इंसान के पास जितनी होती है 100 रुपये से ऊपर की होती है। इनडायरेक्ट वे में बालेन सरकार ने भारत पर और भारत से आने वाले लोगों पर कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दिया है। यह रही रिपोर्ट के अनुसार अब 100 रुपये से कोई ऊपर सामान लेके आएगा तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। दोस्तों, सियासी तूफान नेपाल में खड़ा हो गया है। नेपाल पुलिस ने भारत से लगने वाली सीमा से शुल्क चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी है। बालेन शाह की सरकार ने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि भारत से कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है 100 रुपये से ऊपर का सामान ले रहा है तो कस्टम ड्यूटी लगाओ उस पर, जो नहीं दे रहा है उसे गिरफ्तार करो। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है जो सीमा के इलाकों में जो व्यापारी रहते थे। हजरात, अब ये जो लगाया है कस्टम ड्यूटी, इसकी वजह से नेपाल और भारत के बाजारों में चिंता बढ़ गई है। इससे बड़ा मामला ये हो गया है कि नेपाल में जो लोग रहते थे वो भारत आते थे, यहाँ से कार वार खरीदते थे, बाइक स्कूटी, और यहीं रजिस्टर करवा कर नेपाल में चलाते थे। लेकिन अब नेपाल की सरकार ने कह दिया कि नहीं, जो भारत के अंदर नेपाली लोगों ने जाकर गाड़ी रजिस्टर की है वो नेपाल के अंदर अलाउ नहीं होगी। भारत की गाड़ी, अगर नेपाल का कोई व्यक्ति भारत जाकर वहां गाड़ी खरीदता है, वहीं रजिस्टर करवाता है, तो नेपाल में उसका कोई रोल नहीं है, नेपाल में वो इलीगल मानी जाएगी। बालेन शाह की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और सिक्योरिटी फोर्सेस से कह दिया है कि थोड़ा नज़र ज़्यादा रखो। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है कि भारत सरकार क्या कहती है। महिलाओं की आड़ में अपूरी करने वाले तो हार गए, जिसके बाद मोदी को कल वो घड़ियाल वाला काम करना पड़ा। भाई 30 मिनट में एक कम 60 मरतबा कांग्रेस करना पड़ा। देखते हैं कि यह आदमी कांग्रेस के अलावा क्या ही बोल पाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। नेपाल की नई सरकार की जो हरकतें हैं उससे साफ लग रहा है कि मोदी जी से तो इनकी बनेगी नहीं। ये देखिए, दैनिक भास्कर की सिर्फ 2 लाइन पढ़ लीजिए। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू। भाई 7 पूर्व पीएम, 7 पहले के प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति और खुद राजा के संपत्ति की जांच। 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में हैं। यानी भाई साहब, पिछले जितने लोगों ने राज किया सबके कच्छे फाड़ेगी नेपाल की सरकार। अब बीजेपी मिलकर बालेन शाह को जितनी भी गालियां दे ले, लेकिन आज मोदी सरकार इतनी फेल है कि आसपास में हम लोगों से जिसके अच्छे संबंध थे वो सारे संबंध खराब हो रहे हैं। मोदी डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं, लेकिन उनका माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप मोदी को छोड़ के सबके करीब हो रहा है। काठमांडू पोस्ट में बताया गया है कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समीर पॉल कपूर
नेपाल मंडे पहुंचने वाले हैं। यानी अमेरिका की सरकार ऑलरेडी, ये जो बालेन शाह की सरकार है, इसकी तरफ झुकी हुई है। भारतीय नौसेना काफी एडवांस है, एक्टिव है। पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए हमारा INS ध्रुव पहले से समुद्र में तैनात है। उसको टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने INS रिजवान समुद्र में तैनात किया है। ये INS रिजवान चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। पाकिस्तान को दिया हुआ ये अब तक का सबसे एडवांस जासूसी बेड़ा है, जिसको पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है। उधर फटीचर गरीब पाकिस्तान बोलते रहिए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हमने UAE का कर्ज चुका दिया है और हम सबका कर्ज चुकाएंगे। अब मोदी कुछ भी चीखते चिंघाड़ते रहें, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन दे दिया है पाकिस्तान को। अब मैं भी अगर मोदी जी की जुबान बोलूं कि पाकिस्तान गरीब, पाकिस्तान फटीचर, पाकिस्तान आतंकवादी, पाकिस्तान नल्ला, पाकिस्तान बेरोजगार, पाकिस्तान के लोग गंदे, कुछ भी बोल लूं, लेकिन मेरे पास यह जवाब नहीं होगा जो मोदी के पास भी जवाब नहीं है कि वर्ल्ड बैंक में अगर तुम्हारी इतनी पहुंच है और तुम अगर विश्व गुरु, सो कॉल्ड कद्दू के विश्व गुरु हो, तो भाई साहब IMF को रोको कि इस आतंकवादी देश को तुम फंड क्यों हर बार दे देते हो। इधर तमाम चीजों के बाद एक बड़ा अपडेट आया है जो मैं पिछले कई सालों से चाह रहा था और कई बार ये बात मैं बोल भी रहा था। भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाया है, रशिया से सैन्य डील की है, साइन कर लिया है, जिसके तहत अब रशिया की 3000 फौज हमारे यहां तैनात होगी। हमारी भारत की 3000 फौज, 3000 सैनिक रशिया में तैनात होंगे। भारत के 10 फाइटर जेट रशिया में तैनात होंगे। रशिया के 10 फाइटर जेट यहां तैनात होंगे। 5 युद्धपोत भारत के रशिया में तैनात होंगे। रशिया के 5 युद्धपोत यहां तैनात होंगे। यानी जितनी चीजें हम वहां तैनात करेंगे अपनी, उतनी चीजें रशिया हमारे यहां तैनात करेगा। इस तरह से रशिया और भारत की मिलिट्री कॉपरेशन आगे बढ़ेगी। हमारा बेस अब रशिया में होगा, रशिया का बेस अब भारत में होगा। यूक्रेन का नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल हेड दोनों आदमी एक ही हैं, ठीक है। वो भारत आया हुआ है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ऑफ यूक्रेन के लीडर ने हमारे NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। इसके बाद उसने हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर से भी मुलाकात की। तमाम बवाल के बाद एक लंबे समय के बाद मोदी सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश ने जो हमसे फॉर्मल रिक्वेस्ट की हैं शेख हसीना को वापस लौटाने के लिए, हम उस पर सोच रहे हैं। हजरात, क्वाड ग्रुप है एक, और वो ग्रुप चीन के खिलाफ है, और क्वाड ग्रुप का इस वक्त हेड लीड करने वाला भारत है। पहले मोदी सरकार ने सोचा था कि क्वाड देशों में हम दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाएंगे, लेकिन क्वाड ग्रुप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहा है, वो दूर भाग रहा है, क्योंकि उसकी पहले से ही फटी पड़ी है चाइना से। तो वो चाहता नहीं है ट्रंप की सीधा चाइना के खिलाफ कोई मीटिंग हो तो डायरेक्ट मैं उसमें शामिल हूं। तो अब मोदी सरकार के देखिए क्या खेल है। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, अगर ताऊ जी नहीं आ रहे हैं, ट्रंप नहीं आ रहा है, तो किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं बुलाकर हम तमाम देशों के विदेश मंत्री, गृह मंत्री को बुलाकर मीटिंग कर लेंगे। जब ट्रंप नहीं आ रहा है तो क्या फायदा। क्वाड देशों के इस ग्रुप में चाइना नहीं है। खबर यह आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ पहुंचे थे, कुछ तस्वीरें देखिए, पहुंचे थे अमेरिका और वहां जाकर F-15 उड़ाया है। क्यों उड़ाया है, जाहिर सी बात है। अब इसमें अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि भारत F-15 खरीद सकता है, लेकिन F-15 हो या F-35, ये वही दोनों जहाज हैं जिसे ईरान ने हाल फिलहाल में मारकर गिराया है। रिपोर्ट फिर से कंफर्म आ रही है, ये रही NDTV वर्ल्ड की रिपोर्ट। बांग्लादेश को भारत ने 5000 टन डीजल दिया है। यह खबर कल छप गई है। 18 अप्रैल को रात 1 बजे रिपोर्ट आई है। NDTV इंडिया है, आपके सामने है।
अब आप हिंदुओं का दोगलापन देख लीजिए या सरकार का दोगलापन। किसका दोगलापन है? ये दोनों में से कोई एक ही दोगला है। अब हिंदू संगठन खामोश है कि भाई वह बांग्लादेश हिंदुओं को कत्ल कर रहा था, बांग्लादेश ने हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार किया, वहां नरसंहार हुआ और यहां के हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की। शाहरुख खान का गला 1 लाख रुपए में काटने का ऐलान तक किया गया। ये सारी गंदगी सुअर को चूमने वाले उस समुदाय ने सब कुछ करके दिखा दिया था। लेकिन आज उनकी औकात नहीं है कि मोदी सरकार से सवाल करे कि उस बांग्लादेश को आप 5000 टन डीजल क्यों दे रहे हो, जबकि हमारे मुल्क में भी डीजल और पेट्रोल की कमी हो सकती है। हजरात, पुणे में हमारा एक फाइटर जेट बहुत बुरी तरह से लैंड हुआ, जिसे क्रैश लैंडिंग तो नहीं लेकिन हार्ड लैंडिंग कहेंगे। ऐसी हार्ड लैंडिंग जिसकी वजह से रनवे डैमेज हो गया। यह इमरजेंसी लैंडिंग थी। खबर छुपाई जा रही है लेकिन जहां छपी है आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। जिसके बाद पुणे का एयरपोर्ट घंटों तक, लगभग 11 घंटे बंद रहा। 91 फ्लाइट कैंसिल हुई और सुबह तक जाकर फ्लाइट्स नॉर्मल हुई। समझ रहे हैं आप? मेरे दोस्तों, जैसा अमेरिका चाह रहा था और इजराइल जैसा ईरान में करता आ रहा था, मेरे दोस्तों अब वैसा अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका की 11वीं न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो बहुत टॉप की थी, उससे ऊपर कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये समझ लो, ऐसी टीम में थी, वो मारी गई। ये रही रिपोर्ट। भाई नहीं पता कैसे मर गई, लेकिन इसकी मौत के बाद ट्रंप का पेशाब निकल गया है और ट्रंप ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। अभी 5 दिन पहले अमेरिका का एक और न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारा गया था, उसके भी जांच के आदेश दिए हैं। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। चाइना अचानक न्यूजीलैंड पर भड़क गया क्योंकि न्यूजीलैंड का जासूसी जहाज चाइना के बिल्कुल करीब आ गया था। अब चाइना भड़का तो न्यूजीलैंड ने सफाई दी कि हम नॉर्थ कोरिया पर नजर रख रहे थे, भाई साहब आपसे हमारा कोई मसला नहीं है। वो भी यूएन ने जो नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगाई है, वो उन पाबंदियों को मान रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए हमने अपने जासूसी जहाज को वहां भेजा था। इंडोनेशिया के बाली के इलाके में, बाली और लंबुक के इलाके में चाइना का अंडर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम मिला है, यानी जासूसी डिवाइस मिला है। यह है चाइना की हरकत। पूरी दुनिया की जासूसी करने के लिए यह अपने नए नए हरामीपने करता रहता है। फ्रांस को बड़ा झटका है। इंडोनेशिया जो फ्रांस से राफेल खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, उसने मना कर दिया, हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि राफेल के वो सोर्स कोड नहीं दे रहा है। पहले इंडोनेशिया राफेल खरीद चुका है फ्रांस से, लेकिन अब जो एडवांस राफेल और खरीदना चाह रहा है इंडोनेशिया, फ्रांस से मना कर दिया कि भाई हम राफेल के सोर्स कोड नहीं देंगे, तो इंडोनेशिया पीछे हट गया। यूएई पहले से ही इस राफेल के प्रोग्राम से बाहर आ चुका है। जी हां, फ्रांस और यूएई मिलकर राफेल डेवलप कर रहे थे। यूएई ये कहकर इस प्रोग्राम से बाहर आ गया कि सारी हरकतें फ्रांस अपनी चला रहा है, अपनी चला रहा है, सिर्फ हमारी मान ही नहीं रहा, तो हम इस प्रोग्राम में नहीं हैं। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया जिस जहाज को खरीदने से पीछे हट रही है, और अगर कोई खरीद रहा है तो कह रहा है कि हमें सोर्स कोड दो ताकि आगे हम अपने मुल्क के हथियार इसके अंदर इंस्टॉल करें, अपने मुल्क के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकें। मांग बिल्कुल सही है, लेकिन जब यह मांग नहीं मान रहा है फ्रांस, तो कोई देश राफेल खरीद नहीं रहा। लेकिन जिस जहाज को कोई नहीं खरीद रहा है, उसको मोदी सरकार 114 की क्वांटिटी में खरीद रही है। 114 राफेल खरीदने के लिए मोदी सरकार सोच रही है, और अब तक का इंडिया के इतिहास में यह सबसे बड़ा फाइटर जेट का सौदा होगा। आप समझ रहे हो? भाई सही है, क्यों खरीद रही है मोदी सरकार? सीधी बात है, कमीशन लाला, जहां बढ़िया कमीशन मिलेगा वहां से तो बीजेपी खरीदारी करेगी। म्यांमार की टॉप लीडर आंग सान सू की, जिनको म्यांमार में तख्ता पलटने के बाद जेल में डाल दिया था और 27 साल की सजा सुनाई थी, नहीं पता कि टेबल के नीचे क्या डील हुई है,
अब वहां की पूर्व लीडर आंग सान सू की को आजाद कर दिया है। उधर ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डील कर ली है $7 बिलियन की। दोनों मिलकर खतरनाक हथियार, वॉरशिप और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। दोस्तों, मैंने अक्सर कहा है, हाल फिलहाल में ईरान स्पेशल रिपोर्ट में कहा था कि तुर्की पर भरोसा बिल्कुल ना करना, लोग मासूम है भारत के। तुर्की कुछ ईरान के सपोर्ट में बयान देता था, लोग पागल जाते थे, हाँ तुर्की इजराइल के खिलाफ खतरनाक, भाई बहुत टॉप लेवल का बयान देता है, तो लोग खुश हो जाते हैं, अरे हाँ यार तुर्की। और इजराइल ने ही कहा था अभी कुछ ही दिन पहले कि ये तुर्की जो है, जो हमारे खिलाफ बयान दे रहा है, ये कागज का टाइगर है, कागज का चीता, बस सिर्फ भौंकेगा, करेगा कुछ नहीं। यही हकीकत है। और मैंने तभी कहा था कि ये कुछ भी बोल ले इजराइल के खिलाफ तुर्की, लेकिन अंदर ही अंदर ये इजराइल का साथ देता है, इजराइल के खिलाफ बोलता तो है, लेकिन पीछे से इजराइल से अपने डील चालू रखता है। और मैंने हमेशा कहा है कि तुर्की सिर्फ दिखावे की फौज रखता है, औकात तुर्की की कुछ नहीं है। एक बार फिर से सबूत दूंगा। दोस्तों, जहां इजराइल ने कहा था तमाम अरबों को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़कर एक दूसरा रास्ता बनाया जाए, गैस पाइपलाइन बनाई जाए और हमारे इजराइल के पोर्ट तक लाया जाए, फिर उसके बाद हमारे पोर्ट से उस गैस को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात तुर्की को इजराइल की इतनी अच्छी लगी कि ये रही रिपोर्ट। तुर्की ने अब प्लान दिया है मिडिल ईस्ट के एनर्जी नए रूट का, समझ रहे हो, ईरान के बिना, और ईरान इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तुर्की ने कहा है कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई के लिए आसान तरीका यह है कि पाइपलाइन तुर्की तक बिछाई जाए और हमारे रास्ते से तमाम दुनिया वालों को गैस दी जाए, जिससे हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप सोच लो कि तुर्की ईरान की तरफ है या इजराइल की तरफ है। बहुत आसान कर दिया है मैंने। चीन ने नाराजगी जताई है कि जापान का एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत ताइवान के समुद्री इलाके से गुजरा था। चाइना ने कहा कि यह बात हमें जापान की पसंद नहीं आई। हजरात, उधर किम जोंग उंग ने अपने फौज के वो बेड़ा जो तोप चलाती है उसके पास गए, वहां जाकर उन्होंने ड्रिल करवाई। उधर भारत का हाल आपको क्या बताऊं, सब कुछ तो आपको पता है। मुसलमान होना ही सबसे बड़ा जिहाद हो गया है। मुसलमान हक दे तो हिंदू कहें जिहाद, मुसलमान मूत दे तो जिहाद, मुसलमान नौकरी करे तो जिहाद, मुसलमान पढ़ाई करे तो यूपीएससी जिहाद, मुसलमान कुछ भी करे तो जिहाद। हकीकत यह है कि बहुत जल्द मुसलमानों को कहेंगे कि अरे ये तो सांस जिहाद कर रहा है, सांस ले रहा है। हाँ, ये आज के हमारे हिंदू समाज की असलियत हो गई है। और इनके अंदर जहर घोला है मोदी सरकार ने, हिंदुत्ववादियों ने। और मैं ये भी नहीं कहता हिंदुत्ववादियों ने, ये गंदे हुए, अपने आप हुए। और आज जब कल तक मुसलमानों के मकानों पर बिल्डोजर चल रहा था तो ये लोग मिठाइयां बांट रहे थे। आज जब उनके घर पर भी बिल्डोजर चल रहा है क्योंकि लग गई है आग और आ रहे हैं सभी घर जद में, यहां पर सिर्फ मुल्लों का मकान थोड़ी है। तो अब जब इनके घर टूट रहे हैं तो रो रहे हैं। आप जरा बीजेपी कार्यकर्ता को देख लीजिए, ये बुढ़िया बीजेपी की कार्यकर्ता है, शालीमार बाग दिल्ली का ये मामला है। कह रही है कि मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और मेरा ही घर तोड़ दिया गया है। घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूं बताओ, घर के सामने, पर लोग को ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। सुन लिया? तो मुसलमानों से यही कहूंगा, कानून को मानिए, दुआ कीजिए कि इसी तरह से कानून के अंतर्गत जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर और ज़मीन पर इस तरह से कब्जा किया है और फिर वो सोचते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और हमारा घर बच जाएगा, उनकी आंखें ऐसे ही खुलती रहें। उधर पापा से कहा जाता है और फाफा के लिए कहा जाता है कि फाफा वॉर रुकवा देते हैं दूसरे देशों की।
दूसरे देशों की वॉर छोड़िए, मणिपुर का हाल देखिए। भाई साहब, मणिपुर में हिंसा बढ़ गई है। आप डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अगर चेक करते हैं तो ऐसी हजारों क्लिप आपके पास आई होंगी जहां मणिपुर में दोबारा से दंगे फसाद, गोलीबारी, बमबारी, आगजनी हो रही है। मजाल है कि अगला आदमी आधे घंटे के लिए जब देश को संबोधित करने आता है, जिसमें एक कम 60 बार कांग्रेस 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 करता है, लेकिन मणिपुर का नाम एक बार भी नहीं ले पाता है। ऐसा लगता है कि उसकी नजर में मणिपुर इस देश का हिस्सा है ही नहीं। चलिए मैं आपको देश की हकीकत दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। भाई साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बिहार के। इनकी जो असिस्टेंट है वो IAS ऑफिसर है। उनके जो एडवाइजर हैं वो CA हैं, चार्टर्ड अकाउंट। और इनका जो पियोन है, चौकीदार, वो ग्रेजुएट है। बट जो खुद चीफ मिनिस्टर हैं वो जाहिल हैं। मुबारक हो दोस्तों, ये है हमारा भारतवर्ष। बीजेपी पार्टी खुद देश के लिए, और खासकर ये बीजेपी के नेता और उनके नेताओं के बच्चे हैं, महिलाओं के लिए कितने गंदे और खतरनाक है आप सोच नहीं सकते। मुजफ्फरनगर में मां और बेटी अपने घर के बाहर खड़ी थी। बीजेपी के नेता के बेटे वो आए शराब के नशे में और मां के सामने बेटी से गंदी बातें करने लगे। अब मामला यूं बढ़ गया क्योंकि ये पूर्व बीजेपी का मिनिस्टर आर्यमान है, ठीक है। दूसरा है शौर्य गुप्ता। आर्यमान का बाप सुधीर बालियान, जो बीजेपी का MLA और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, ये सोचता है कि बीजेपी का लाइसेंस है तो मैं महिला को आराम से छेड़ूंगा। घमंड, नशा और बीजेपी के पद पर होकर जो पूरी सरकार को ठप कर, देश को लूट कर पैसा घर के अंदर दबाया और उस पैसे से आगे की जिंदगी अय्याशी में गुजारने की जो प्लानिंग है, उसका ये एक हिस्सा था। मैं वो कन्वर्सेशन नहीं सुनाऊंगा। बेटी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का नतीजा ये हुआ कि सवाल हुए। सवाल के बाद एक तस्वीर आती है और दिखाया जाता है कि आर्यमान, जो बीजेपी का मिनिस्टर का बेटा है, अपने दोस्त शौर्य गुप्ता के साथ गिरफ्तार हुआ है। 12 बजे दोपहर में उसे कस्टडी में लिया गया। 2 बजे दोपहर में कोर्ट ले जाया गया और 3:30 बजे उसे बेल मिल गई। कुछ कहो ना कहो, ये तो भाई साहब ये ही पार्टी नारी सम्मान, महिलाओं की बात करने वाली है। फर्जी। आप खुद सुनिए मां और बेटी क्या कह रही हैं। और आज सोचिए वो जेल से जब बाहर हैं, जेल तो गया ही नहीं, कोर्ट गया, कोर्ट से बाहर बेल मिल गई। अब आप जरा ये सोचिएगा कि इनकी जिंदगी को कितना बड़ा खतरा होगा। खबर कुछ दिन बाद दब जाएगी और फिर वो बीजेपी के नेता के बेटे इन माँ बेटियों को कहां गायब कर देंगे या कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब। फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू। मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। फिर और ज़्यादा तेज बोलने लगे। मैंने अपने भाई को बुलाया, इतना बदतमीजी करके ऐसे धक्का सा देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने। दूसरी तरफ TCS का मामला तो बहुत छोटा है। गोदी मीडिया और उनमें काम करने वाली जहरीली नागिन, वो 48 घंटे इसी में लगाती हैं कि कोई मुसलमानों के खिलाफ खबर मिल जाए। जब इनके बाप भाई मोदी का कातिल निकलते हैं, उनके कत्ल का प्लान करने वाले निकलते हैं तिवारी, तो भाई ये खबर कोई एंकराइन और ये जितने भी सुअर के झुंड हैं, ये जानवरों की जो नस्लें बैठी हुई हैं, ये नफरत की पैदावार और क्या कहूं गंदगी का अंबार, ये जो है ये कभी भी हक बयानी नहीं करते कि
कि हाँ भाई, मोदी को मारने का प्लान बनाने वाला वो ऊंची जाति का तिवारी जो अब गिरफ्तार है, जिसने प्लानिंग करके CIA को मेल किया था, खबर गायब है। लेकिन अगर किसी कंपनी में मुसलमान नौकरी पढ़ लिख कर हासिल करता है तो वहां अगर किसी एक मुसलमान ने गलती की तो वहां के सारे मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। TCS केस भी एजेंडा निकला है, देश में नफरत फैलाने वाला एजेंडा। नरेंद्र नाथ मिश्रा जो सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने कंफर्म किया है। मेरे दोस्तों, आज तक की एंकराइन जहरीली नागिन अंजना ओम मोदी ने नासिक TCS केस में निदा खान को HR हेड बताकर फर्जी खबर फैलाई। TCS कंपनी ने खुद कहा कि HR तो हिंदू था, ये निदा खान HR थी नहीं। निदा खान के पास वो अथॉरिटी थी नहीं कि वो किसी को नौकरी दे या किसी को नौकरी से निकाल दे। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी औलाद नौकरी हासिल नहीं कर सकती और इनको लगता है कि मुसलमान हर जगह है। और मेरा मानना यह है कि ये सारी प्लानिंग हिंदू संगठनों की ही थी, हिंदू संगठनों की। अब आप नेताओं के बयान नहीं सुन रहे क्या? हिंदू संगठनों के बयान नहीं सुन रहे क्या कि मुसलमान को नौकरी दी ही ना जाए, चाहे ये जाहिल हो झपट हो, नौकरी इनको दी जाए, मुसलमानों को नौकरी ना दी जाए। जितने भी IT सेल वाले हैं फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, भाई अगर इन IT सेल वालों के मोबाइल ही चेक किए जाएं तो ये खुद हजारों लड़कियों को मैसेज गंदे गंदे भाई की धमकियां देते हैं, इज्जत लूटने की बात करते हैं। और आजकल कौन सा लड़का ऐसा होगा जो 8-9 लड़कियों से चैट ना करता हो? चैट करने की बिना पर कह दिया गोदी मीडिया ने कि फलाना तो आवारा था और उसके 8 लड़कियों के साथ 180 लड़कियों के साथ संबंध थे। मेरी मानसिकता तो यह है कि एक व्यक्ति अगर एक वक्त में 2 इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो वो भी गलत है, लेकिन लौंडे तो होते ही हरामी हैं, लौंडों की फितरत है ही। लेकिन वो इतना हरामी था कि वो फिजिकल एक्टिविटी करता था और वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करता था। कोई मुसलमान आपको उसको सपोर्ट करता नहीं मिलेगा। ये जरूर बोल रहा है कि 8 लड़की के मामले को 180 बता दिया गया ताकि हिंदू खुश हो जाए। यह तो बहुत छोटा सा मामला है, अभी आप आगे देखिए और नई नई चीजें क्या आएंगी। जब हिंदू बाबा बलात्कारी होता है तो हिंदू समुदाय उछलता नहीं है। जब वो महाराष्ट्र का बाबा भविष्य बताते बताते अपने आप को भगवान बताकर सामने IAS IPS घर की महिला, अमीर घर की, मर्सिडीज बेंज और बड़े बड़े रुतबे वाली महिला, गाड़ियों में आने वाली महिला, पता नहीं उनको क्या चुसाता और क्या पिलाता था और क्या करता था कि फिर वो अपना बिना रिमोट के लहंगा उठा देती थी, टेबल पर बैठ जाती थी और फिर उसके बाद सारी चीज़ें खुल जाती थी। ऐसी सैकड़ों वीडियो उसकी वायरल हुई है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये वाला मामला भी तो ऐसा ही मामला है। कोई मुसलमान आपको उस हरामीपना जिस लड़के ने किया उसके सपोर्ट में रैली करता हुआ नजर आया? नहीं। लेकिन आप देखेंगे और देखा भी होगा कि जब दूसरे समुदाय का कोई ऐसा काम करता हुआ निकलता है तो रैलियां, भाई आसाराम बापू बेल पर बाहर हैं और वो आदमी तब जेल से बाहर आ जाता है जब चुनाव सर पर होता है। ये समझ में नहीं आता है किसी को। अब हिंदू क्रिएटर्स जो इंस्टाग्राम पर हैं, जो लड़कियां कल खुद मुसलमानों से सेट थी अपनी मर्जी से, ब्रेकअप किसका नहीं होता है? ब्रेकअप हो गया तो अब रील बना रही हैं कि अरे हिंदू लड़कों मुसलमान लड़कियों को पटाओ, जब वो हमारी लड़कियों को फंसा सकते हैं तो तुम लड़के क्यों नहीं कर सकते? ये नफरत फैलाई जा रही है। अब इसको उल्टा कर दो। अगर मैं खड़ा होकर इसी तरह की बात कर दूं कि अरे मुसलमान लड़कों हिंदू लड़कियों को पटाओ और ये करो, तो भाई मुझे तो 12 साल की जेल हो जाएगी, 5 साल तक सुनवाई भी नहीं होगी कोर्ट में। लेकिन हिंदू लड़की आकर हिंदू लड़कों से कह रही है कि मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, मुसलमान लड़कियों को पटाओ, उनको बहू बना के लाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सुनिए,
उठो पार्थ उठो, यही समय है असली। तुम क्यों सो रहे हो उतना? तुम्हें क्या फंसानी नहीं है मुस्लिम लड़की? अरे भैया फंसाओ हिंदू लड़कों, क्या कर रहे हो, कहाँ मर रहे हो भैया, फंसाओ। जब मुस्लिम लड़का हमारी लड़कियों को फंसा के फ्रिज में पैक कर सका, तुमसे एक मुस्लिम लड़की नहीं पट रही है भैया? है काहे को नहीं पटा पा रहे हो तुम? ऐसे क्या खा रहे हो तुम? सबको पट नहीं रही एक लड़की। मुस्लिम लड़कियां पटाओ रखो, वो लव जिहाद करते हैं, हम प्रेम जिहाद करेंगे। हम फ्रिज में काट के नहीं पैक करेंगे, घर की बहू बना के रखेंगे बाकायदा, ठीक है? वो भी तमीज से, एक नंबर। जय बाबे की। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, वैसे ही लव जिहाद का जवाब सिर्फ और सिर्फ लव से दिया जाता है। अरे रे 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 भैया, हमारी माँ बहनों को छोड़ दो, तुम एक सवाल का जवाब दो। एक खबर आई है, ये एबीपी ने दी थी न्यूज़। तुम्हारे यहाँ हिंदुओं में एक लड़की ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, उसके शेलाई के इलाके में एक लड़की ने 2 लड़कों से शादी की। सिर्फ इसलिए वहां प्रथा होती है ये वाली कि भैया भाइयों में बैर ना हो और जमीन का बंटवारा ना हो। तो जो जमीन के लिए अपने जिस्म को 2 भाइयों 3 भाइयों को देने वाली प्रथा है जो हिंदुओं में है, उसका ताजा अपडेट यह है कि वो लड़की अब प्रेग्नेंट है, जिसने 2 भाइयों से शादी की। अब केबीसी का सबसे बड़ा सवाल यह है, मुझे बताओ कि असली बाप दोनों में से कौन है? ला 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 अलादीन अलादीन, मुसलमान लड़कियां पटाओ। अरे भाई, मुसलमान लड़कियां कौन सी शरीफ हैं? तुम्हें कहने की जरूरत थोड़ी है। मुसलमान लड़कियां मुसलमान से सेट कम, हिंदू से ज्यादा सेट है भाई। यह हकीकत है, याद रखना। यही हकीकत है, याद रखना। बुर्का पहनकर नाचने वाली सो कॉल्ड मुसलमान लड़कियों को अगर आप देखेंगे तो वो हिंदुओं के साथ हैं। आप कैफे क्लब कहीं भी जाइए, जो कहते हैं, मतलब मैं ऐसी बातें नहीं करता कि यार अल्लाह और नमाज और सिर्फ ये वाली बातें, थोड़ा दुनिया पर नजर डालो। जो क्लब में आपको सबसे ज्यादा गंद मचाती हुई मिलेगी लड़की, मुसलमान मिलेगी। सड़कों पर जो गंदगी मचाती हुई मिलेगी सबसे ज्यादा लड़की, वो आपको मुसलमान मिलेगी। घर से बुरखे में निकलकर जो मेट्रो तक जाकर बुरखा उतार कर जो अंदर से खुली हुई आइसक्रीम निकलेगी नंगी, वो मुसलमान निकलेगी। आप समझ रहे हो? और अगर आप किसी मुसलमान को बहन कह के समझाओगे ना कि बहन ये क्या कर रही हो तुम, ये कैसी पोस्ट कर रही हो, ये क्या अपने ब्रेस्ट दिखा रही हो, ये क्या तुम इससे क्या होगा, अपना नाम चेंज कर लो या कम से कम मुस्लिम ना, तो वो सामने से सीधा माँ बहन की गाली बकेगी। आज की मुस्लिम लड़की ये है। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जिन मुसलमान लड़कियों ने अपने माँ बाप का दिल दुखाकर, कौम को धोखा देकर, अपने ईमान को बेचकर हिंदू लड़कों से शादियां की हैं, आप उसके बाद की अपडेट ले लीजिए उनसे। खून के आंसू वो रोई हैं और रो रही हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में नेशनल प्राइम टाइम के मसाले के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।